नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जुड़ेंगे सभी साथी और बताएंगे कि आप सभी साथियों को मेरी आवाज स्पष्ट है नहीं और बोर्ड आप सभी साथियों को ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं। मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग मुझे प्यार से भूटानी सर कहते हैं। हम लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं अपनी इस क्लास में 8 बजे वाली क्लास में। हालांकि ये क्लास आपकी होती है विवेक सर के द्वारा, परंतु अभी विवेक सर आप सबको पता है कि आपके लिए दूसरी तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा कहते हैं कि ये वाली क्लास आपकी थोड़ी सी मतलब मुझे जिम्मेदारी दी गई, आप ऐसे समझ लो बस। इनमें से कह रहा है कि जरा बताओ, जो पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? गेह, देह, धूल या फूल? एक शब्द है इसमें से जो कि आपका तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? तो आपका उत्तर होगा देह शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं हो जाएगा आपका। देह शब्द ऐसा है जो आपका तद्भव नहीं है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो बताया था कि जो प्रगट शब्द है इसका तत्सम तो आपका प्रकट होता है, तो ये तो गलत हो गया आपका, ये तो नहीं होगा। प्रीति, गीत और मीत, तो मीत भी नहीं होता है तत्सम, मीत का तत्सम तो मित्र होता है। अगर कहा जाए कि जरा बताओ संकट, सकट और सहज, ये ठीक लग रहा है। और लोग शब्द भी नहीं होता है तत्सम, लोक हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। आगे प्रश्न कह रहा है कि जरा बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। आगे प्रश्न कह रहा है कि आप जरा बताइए इसमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो तत्सम नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? सूक्ति, पंक्ति, शीत या रीत। तो रीत शब्द है जो तत्सम नहीं है। रीत का तत्सम आपका रीत ही होती है, ठीक है ना। रीत का तत्सम आपका दोस्तों रीत ही होती है, ध्यान रखना, रीत ही होता है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, जरा बताएं। और हाँ, आप लोग कई दिन से कह रहे थे कि विवेक सर की जीके जीएस की क्लास, तो कल सुबह आपकी विवेक सर की जीके जीएस की क्लास लगी हुई है दोस्तों। कल सुबह आपकी विवेक सर की जीके जीएस की जो क्लास है दोस्तों, वो आपके लिए लगी हुई है। ठीक, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक लगा हुआ है, तो आप सभी लोग बढ़िया से उस क्लास को प्यार देना अपना। अभी से ही जाकर उस सेशन को अभी से जाकर लाइक करके वापस आ जाइए क्लास में। कह रहा है बताओ नागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि से हुआ। लिपि का क्रम पता है ना आपको? लिपि का क्रम पता है ना दोस्तों आपको? ध्यान रखना, सबसे पहली जो लिपि है वह है आपकी ब्राह्मी लिपि। सबसे पहली लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी के बाद आई दोस्तों आपकी गुप्त लिपि। ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि आई। गुप्त के बाद आई आपकी सिद्ध मात्रिका लिपि। गुप्त लिपि के बाद आई दोस्तों सिद्ध मात्रिका लिपि। उसके बाद कहा जाए कौन सी, तो कुटिल लिपि। कुटिल के बाद आई नागरी। नागरी से निकली आपकी फिर देवनागरी। इस तरीके से जो लिपि का क्रम है वो है, आप ध्यान रखिएगा, ये आपका लिपि का क्रम हो जाता है। देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है दोस्तों। उसके अलावा आपका, ठीक है ना, उसके अलावा आपका नेपाली। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? अगर कहोगे लल्लू लाल की रचना तो आप कहोगे प्रेम सागर। लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। लॉर्ड वेलिजली ने उसकी स्थापना करवाई। उसमें जो हिंदुस्तानी विभाग है दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट। उसी में हिंदी के दो प्राध्यापक थे हिंदुस्तानी के, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, और जो सदल मिश्र है दोस्तों, इनकी रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना का नाम हो जाता है नासिकेतोपाख्यान। अब कह रहा है कि जरा बताओ पंजाबी में हिंदी का प्रसार किसने किया? श्रद्धा राम फिल्लौरी। एक आरती आप लोग अक्सर गाते हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो अगर आपसे कहा जाए बताओ ओम जय जगदीश हरे, इसके लेखक कौन है? तो आप कहोगे इसके लेखक हैं श्रद्धा राम फिल्लौरी। श्रद्धा राम फिल्लौरी दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? उत्तर हो जाएगा आपका क्या? चौथे का डी और पांचवें का भी आपका डी हो जाता है। अगर कहा जाए इनका उपन्यास, तो इनका एक उपन्यास है दोस्तों भाग्यवती, बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है एग्जाम में। इनमें से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों? खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, जैसे गाजियाबाद का क्षेत्र है आपका, आपका नोएडा का क्षेत्र है दोस्तों। उसके अलावा आपका, जैसे नोएडा को गौतम बुद्ध नगर कहते हो आप, तो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है दोस्तों। इसके अलावा आपका बुलंदशहर, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा, तो आप कहोगे जो ब्रजभाषा है ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, फिरोजाबाद, टूंडला, इन क्षेत्रों में आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। कन्नौजी बोलते हैं इटावा, औरैया, उसके अलावा आपका कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, इन जगहों पर आपकी कन्नौजी बोली जाती है। लेकिन जो जयपुरी है ये राजस्थान की है।
जयपुर का स्थानीय नाम क्या होगा? ढूंढाड़ी। अच्छा, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपका उत्तर होगा कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोलते हैं। तो ये पूर्वी राजस्थानी है दोस्तों, आपकी जयपुरी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अवधी, या पहाड़ी, या दोस्तों ब्रजभाषा, या फिर आपकी कन्नौजी। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि आपकी, कौन सी ऐसी है दोस्तों जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोलते हैं? तो अवधी तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, आपका लखनऊ है, बाराबंकी है, साथ ही साथ आपका दोस्तों प्रयागराज में भी अवधी बोलते हैं, साथ ही साथ आपका रायबरेली है, आपका दोस्तों अमेठी है, इन जगहों पर अवधी बोली जाती है। प्रतापगढ़ में कन्नौजी अभी आपको बता दिया, ब्रजभाषा भी आपको बता दिया। पहाड़ी है दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? हंस पद विराम चिन्ह को आप ऐसे लगाते हो, या दोस्तों आप उसको ऐसे भी लगा देते हो। वाक्य पूरा करने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए तो पूर्ण विराम लगाते हैं, संकेत देने के लिए नहीं। उत्तर हो जाएगा लिखने में अक्षर या शब्द छूटने के लिए लगाते हैं हंस पद चिन्ह। अर्थ स्पष्ट करने के लिए लगाया जाता है कोष्ठक चिन्ह। जब हमें किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो वहां लगाया जाता है दोस्तों कोष्ठक चिन्ह, ऐसे और ऐसे। अब कहा जाए कि जो चिन्ह है दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं हंस पद चिन्ह। इसके कई सारे नाम है, सारे ध्यान रखना। इसको हंस पद चिन्ह कहा जाता है, काक पद चिन्ह कहते हैं, विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसको कहते हैं त्रुटिबोधक चिन्ह, इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये सभी इसी चिन्ह के अलग अलग नाम हैं, जो भी आपको एग्जाम में मिले उसको चुन लेना। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्दगुणों के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्दगुणों के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसे कहा जाता है दोस्तों अल्प विराम। इसे अल्प विराम कहते हैं, इसे उप विराम कहा जाता है। इसे इसे दोस्तों इसे जो है विराम चिन्ह कुछ लोगों ने नहीं माना, क्योंकि ये विसर्ग के जैसा दिखता है, इसलिए इसे कहा जाता है अर्ध विराम। इसे कहा जाता है अर्ध विराम, और इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ये हो जाएगा हमारा योजक चिन्ह, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा योजक चिन्ह। तो लेन देन तो यहां पर लगा दिया योजक चिन्ह, विरह मिलन, जड़ चेतन, इन सभी में लगाते हैं योजक चिन्ह। उपविराम का प्रयोग इनमें से किसमें हुआ है? ये तो हो गया योजक चिन्ह, ये उपविराम, ये अर्धविराम, और ये विवरण। मैं सबके नाम लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ये हो जाएगा दोस्तों आपका अर्धविराम, अर्धविराम। ये हो जाएगा उपविराम, उपविराम। और यहां जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। पूछा था कि बताओ किसमें उपविराम है, आप कहोगे उत्तर विकल्प बी में। आनंद का घर थोड़ी देर, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। जरा बताओ दोस्तों इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? बताया अभी आपको, अल्प विराम ऐसे, अर्ध विराम इस तरीके से, प्रश्न चिन्ह इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन मार्क तो सभी लोग लगा लेते हो, उप विराम आपका ऐसे। तो कह रहा है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहां पर दोस्तों आनंद घर आया, अल्प विराम आ जाएगा इसके बाद। उत्तर हो जाएगा आपका सी। इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कपूत, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, लैटिन उपरास अलंकार है इसमें। अधपका में अध उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। इसमें उन उपसर्ग, ये भी हिंदी का है। खुशबू, ये आपका उपसर्ग ऐसा है जो कि आपका उर्दू का उपसर्ग हो जाता है। देखो इससे शब्द क्या बनेंगे? इससे शब्द आपके बनेंगे खुश मिजाज, आपका इससे शब्द बनेगा खुश दिल, आपका दोस्तों इसी से शब्द आपका बनेगा खुश नसीब, खुश नसीब। ये सभी आपके किससे बने हैं? खुश से बने हैं। और सोचकर देखो कौन सा शब्द बनेगा खुश से, और सोचकर देखो कि खुश से और कौन सा शब्द बनेगा। इनमें से नयन में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? बताओ। नयन शब्द में प्रत्यय पूछा है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ने और अन को मिलाओगे तो आपका शब्द बनेगा नयन। कहा जाए संधि कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। कहा जाए संधि कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। कहा जाए कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे अन हो जाएगा नयन में। नवीन में पूछा है प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के अंत में, तो नव शब्द में जब इन प्रत्यय को लगाया शब्द बनेगा आपका नवीन। उत्तर हो जाएगा ए।
अचार शब्द जरा बताओ इनमें से किस भाषा से आया है। आपको मैंने पुर्तगाली शब्दों की पूरी कहानी सुनाई थी कि पुर्तगाल से कर्नल और पादरी तंबाकू लेकर भारत आए। यहाँ वह मसाला काफी पीते थे और साथ में काजू, गोभी, अनानास, संतरा, पपीता और आलू खाते थे। ठीक। कमरे में मेज, कनस्तर, अलमारी और गमला रखे थे। अलमारी के अंदर कमीज, बटन, तौलिया, बाल्टी, पिस्तौल, चाबी, इस्त्री और अचार रखे हुए थे। तो दोस्तों अचार किस भाषा का शब्द है? आप कहोगे पुर्तगाली का। फ्रेंच के शब्द हो जाते हैं आपके अंग्रेज, या दोस्तों आप कह सकते हो अंग्रेजी। अंग्रेजी। होटल, होटल भी आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। रेस्टोरेंट, जिसको आप रेस्तरां कहते हैं दोस्तों, ये भी आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। मेन्यू, जब आप होटल जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो तो आप मेन्यू मंगाते हो, तो मेन्यू भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। सूप भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। कर्फ्यू भी फ्रेंच भाषा का शब्द है दोस्तों। ठीक। तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की का। तो आपको मैंने कहानी सुनाई थी, तुर्क से बहादुर मुगल कुर्ता पहनकर बीबी बेगम के साथ भारत आए। यहाँ वह ताश खेलते थे और उर्दू बोलते थे। युद्ध में प्रयोग के लिए अपने साथ कैंची, चाकू, तोप, तमंचा, चम्मच और बारूद लाए और लाशें बिछा दी। लाशों को समेटने के लिए दारोगा ने कुली और खच्चर बुलाए, जिसके लिए उसे तमगा मिला। ये दोस्तों किसकी है? तो आपको सभी आपके किसके थे? तो आपको तुर्की भाषा के शब्द थे। रूढ़ कौन सा है? यौगिक नहीं है। तो पीला शब्द ऐसा है जो रूढ़ है, यौगिक नहीं है। गुणसाल शब्द हो जाएगा यौगिक, गुणसाल हो जाएगा यौगिक। झटपट भी हो जाएगा यौगिक। पंकज शब्द हो जाएगा आपका दोस्तों योग रूढ़ शब्द। कमल का पर्यायवाची होता है, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो उसे कहते हैं पंकज। तो अगर आपका कोई मित्र है जिसका नाम पंकज है, तो ये मत कह देना कि भाई तुम्हारा जन्म तो कीचड़ में हुआ, बहुत मारेगा। असल में वो कमल का पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो रूढ़ हो गया है वो कमल के लिए पंकज शब्द। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करते समय रिक्त स्थान भरो। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब देखो, अगर आपने कहा अमीर, या दोस्तों आपने कहा सुंदर, आपने कहा अमीर, या दोस्तों आपने कहा सुंदर, या आपने कहा करुण, तो ये सभी शब्द होते हैं विशेषण। ये सभी शब्द हो जाते हैं दोस्तों आपके गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। ये उत्तर क्या हो जाएगा? कमल। तो कमल क्या होगी? कमल शब्द संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। फिसलन जरा बताओ यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार का शब्द होगा? फिसलन जरा बताओ दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का शब्द होगा? तो आप क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। वो कहते हैं कि आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। एक तो आदमी तुम्हारी मदद कर रहा है कि तुमको उठा रहा है और तुम्हारे अलग नखरे हैं। ठीक है, गुस्सा करो, नखरे करो, पर कम से कम जब फिसल गई हो तब तो नखरे ना करो, उठ जाओ शांति से पहले। लेकिन ना, कह रहे आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, तो पड़ी रहो फिर वहीं, क्या दिक्कत है? तो फिसलन कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से होती हैं? 5। तो ये होते हैं दोस्तों आपके, इनमें से एक होता है जातिवाचक संज्ञा से। जैसे मित्र शब्द से आपने भाववाचक संज्ञा बनाई मित्रता, ठीक है ना? मित्र शब्द से आपने भाववाचक संज्ञा बनाई मित्रता। इसके अलावा दोस्तों सर्वनाम शब्द से, जैसे ममता, तो ममता शब्द बना है मम से, सर्वनाम से। इसके अलावा दोस्तों क्रिया से, जैसे आपने कहा दोस्तों उड़ना, तो उड़ना शब्द हो गई क्रिया और उड़ान हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगर कहा जाए दोस्तों कि जरा बताओ और किससे, तो आप कहोगे विशेषण से। जैसे कहा ऊंचा, तो ऊंचा शब्द हो जाएगा विशेषण, ऊंचाई हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगर कहा गहरा, तो गहरा शब्द है विशेषण, गहराई हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा अव्यय, जैसे आपने कहा निकट, तो निकट शब्द है अव्यय और निकटता शब्द हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चा, जब भी से का प्रयोग हो किसके लिए? तो जब भी से का प्रयोग हो तुलना के लिए, जब भी से का प्रयोग हो दोस्तों तुलना के लिए, जब भी से का प्रयोग हो भय या डर के लिए, जब भी दोस्तों से का प्रयोग हो आपका अलगाव के लिए, या दोस्तों से का प्रयोग हो जाए आपका, या दोस्तों से का प्रयोग हो जाए घृणा के लिए, तो आप क्या समझोगे? इन सभी में आपका कारक होगा अपादान कारक। जब भी आपका अपादान कारक होगा दोस्तों, जब भी से लगा होगा। राम सीता से सुंदर है, तुलना की जा रही है, अपादान कारक होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम शब्द अपादान कारक है कि सीता अपादान कारक है? बताओ, राम शब्द में अपादान कारक होगा या सीता में अपादान कारक होगा? बताएं। से तो आपका चिन्ह है, से तो दोस्तों आपका अपादान कारक का चिन्ह है। एक बार जरा देखता हूं कौन बताएगा, राम में दोस्तों हो जाएगा अपादान कारक या सीता में अपादान कारक होगा? बताओ सब लोग। क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित करिए,
कारक होती है। कारक के भेद होते हैं 8। ठीक है, 8 किशोरीदास वाजपेयी ने कारक माने 6। कौन कौन सा नहीं माना उन्होंने? संबंध और संबोधन नहीं माने। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो कारक चिन्ह है दोस्तों, इन्होंने कारक चिन्ह माने हैं 6। इन्होंने कितने माने? तो किशोरीदास वाजपेयी ने 6 माने। अब आप कहोगे सर कौन कौन से नहीं माने? तो इन्होंने एक तो संबंध कारक को कारक चिन्ह नहीं माना, उसके अलावा इन्होंने संबोधन कारक को भी कारक चिन्ह नहीं माना। संबोधन को भी कारक चिन्ह नहीं माना और दोस्तों संबंध कारक को भी कारक चिन्ह नहीं माना। तो मैंने कहा कि बताओ किसमें अपादान कारक है? तो सीता शब्द में अपादान कारक है, राम शब्द में अपादान कारक नहीं है। सीता से सुंदर है, तो सीता से, तो सीता में हो जाएगा दोस्तों आपका अपादान कारक। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, इनको कोई काम नहीं था क्या? क्या क्या मानते रहते थे? उनका काम ही यही था। इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक है जरा बताओ? रानी पुस्तक पढ़ती है। ठीक, रानी तो कर्ता कारक हो जाएगी, इसमें रानी हो जाएगी कर्ता कारक, पुस्तक हो जाएगा कर्म कारक और पढ़ती है हो जाएगी क्रिया। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, संबंध कारक हो जाएगा दोस्तों। का की के, रा री रे, नानी ने, ये सब आपके संबंध कारक के हैं। मेज से पुस्तक गिरी, तो मेज से पुस्तक अलग हो गई, अपादान कारक। खिलौने से खेलता है, करण कारक हो जाएगा आपका। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया, अपादान कारक हो जाएगा आपका। राजू गांव से शहर आ गया, इसमें भी आपका अपादान कारक होगा। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कह रहा बताओ कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलो। जो शब्द आपको दिया गया है बच्चा कोष्टक में, इसका वचन बदलो, क्या होगा? गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। जा बच्चा मजा कर। जिन बच्चों की परीक्षा है दोस्तों परसों से 8, 9 और 10 जून को, उन सब लोगों के लिए भी दोस्तों एक मंत्र दे देता हूं कि सबसे पहले हिंदी सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि हिंदी में पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया वो पेपर में राजा हो जाता है, और जिसका टाइम चूक गया वो हार जाता है दोस्तों। आपको कितना आता है कितना नहीं, आप पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हो या पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, इस बात का एग्जाम हॉल में कोई अर्थ नहीं होता। एग्जाम हॉल में राजा वही जिसने बाजी मारी। बाजी मारने का तरीका यह है कि उस समय पर, जिस समय आप अपनी परीक्षा दे रहे हो, उस समय आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है। आपका दिमाग स्थिर है या फिर कंफ्यूज है या फिर भटक रहा है दोस्तों। यहाँ वहां भटकता तब है जब आप सही से पढ़े नहीं होते हैं या आप अपने मन में कुछ और सोच रहे होते हैं। अब 1-2 दिन दिमाग को शांत रखना, किसी भी बात की चिंता तो मत करना, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने से कुछ भी बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो तुम्हें चिंता भी नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले हिंदी सॉल्व करना, क्योंकि हिंदी सबसे कम समय लेगी, और दोस्तों हिंदी में सबसे कम समय लगाना भी। हिंदी में ज्यादा समय लगाया तो उधर आपका रीजनिंग में या मैथ्स में आपका समय कम पड़ जाएगा, ये तय है। तो सबसे पहले हिंदी सॉल्व करना, फिर जाना जीके जीएस की तरफ, फिर रीजनिंग और मैथ्स में से जो आपको बेहतर लगे, जिसमें आपका हाथ मजबूत हो, उसको पहले करना। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, तो मैंने भी तुमको मंत्र दे दिया, इसका उपयोग करना, काम आएगा तुम्हारे। कौन सा शब्द है बच्चा जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है? तार। तार बिजली से पतले हमारे पिया। क्या कहोगे? तार छुआ की तार छुई, तार छुआ। तार दोस्तों क्या है? तार पुल्लिंग शब्द है। तार टूट गया कि तार टूट गई, तो तार टूट गया। वार किया या वार की, तो वार हुआ या वार की। धार लगाई कि धार लगाया, धार लगाई चाकू पर। हार, अब हार शब्द होता है अनेकार्थी। अगर आपने कहा कि हार मान ली, तो हार मान ली स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका। अगर आपने हार का अर्थ पराजय में लिया तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और अगर हार का अर्थ आपने आभूषण में लिया, मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, अगर वो वाला तुमने हार कहोगे तो आप कहोगे हमने हार मंगाया, हमने हार खरीदा, हमने हार बेचा। तो हार शब्द ऐसा जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में होता है। पेड़ से कई आम गिरे, बताओ इसमें कैसी क्रिया है, और यह भी बताओ कौन सा कारक है। पेड़ से कई आम गिरे, इसमें से शब्द हो जाएगा आपका क्या? ठीक है, से तो हो जाएगा आपका चिन्ह, किसका? अपादान कारक का। बच्चा मुझे बताओ कि इसमें पेड़ शब्द में अपादान कारक है या आम शब्द में अपादान कारक है? जरा बताओ। पेड़ शब्द में अपादान कारक है या फिर दोस्तों आम शब्द में अपादान कारक है, तो क्या कहोगे? बताओ, पेड़ शब्द में अपादान कारक है या आम में अपादान कारक है? तो ध्यान रखना, यहां जो पेड़ शब्द है इसमें होगा अपादान कारक। कई बार आप लोग कहते हो साहब से में है अपादान कारक, से में अपादान कारक नहीं है, ध्यान रखना। कई बार आप कहते हो कि सर से में अपादान कारक है, बच्चा से में अपादान कारक नहीं है। से तो अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान कारक तो पेड़ में है।
संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इस विद्वान ने किया डॉक्टर दीमसित से। कहाँ के थे? रूस के थे। और रूसी को हिंदी में ही कहना, अंग्रेजी में जब तुम कहते हो तो इसका तुम अलग अर्थ निकाल लेते हो। फिर रूसी भाषाविद थे दोस्तों, कौन? तो डॉक्टर दीमसित से। संयुक्त सर्वनाम जो है वो कौन से होते हैं? जैसे आप कहो कोई ना कोई चाहिए प्यार कर, कोई ना कोई, उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसकी सुनूं? ठीक, सब कोई मुझसे ही सवाल पूछते हैं, ये सभी आपके हो जाते हैं संयुक्त सर्वनाम। और दोस्तों ये दिए थे डॉक्टर दीमसित ने। अगर कहा जाए कि जरा बताओ कि जो बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन तीनों को मिलाकर बिहारी नाम किसने दिया था? तो यही थे ताऊ जी, इन्होंने ही बिहारी नाम दिया था। यही थे दोस्तों जिन्होंने बिहारी नाम दिया था, तीनों को मिलाकर, भोजपुरी, मगही और मैथिली को मिलाकर। वे और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था, ध्यान रखना। इन्होंने क्या लाल पीले हरे नीले तमाम दिल हैं तुम्हारे पास? बहुत बढ़िया, चलो। वे आम के पेड़ हैं इस वाक्य में और हाँ देखो, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना। इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, भूल से भी सकर्मक मत लगा देना। आम गिरे, आम करता है इसमें। वे आम के पेड़ हैं, जरा बताओ, तो वे आम के पेड़ हैं निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। इनमें से सर्वनाम कौन सा है? तो कौन। कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि प्रश्नवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन, एक होता है क्या। अब इसमें जो कौन होता है ये आपका प्राणिबोधक होता है, और जो क्या होता है दोस्तों ये वस्तुबोधक होता है। जो क्या होता है दोस्तों ये वस्तु बोधक होता है, ध्यान रखना। क्लियर बात? चलो, तो रोग, नींद, सफाई, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, ध्यान रखना। रोग, नींद और सफाई ये तीनों हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, रोगी हो जाएगा आपका, रोगी नहीं, रोग होगा आपका भाववाचक संज्ञा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? सर्वनाम के भेद होते हैं 6, और कहा जाए मूल सर्वनामों की संख्या तो आप कहोगे सर वो होती है 11। इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा, तो आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। दुनिया संज्ञा का विशेषण क्या होगा? दुनियावी। कि दुनियावी बातों में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। दुनियावी बातों में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। प्यारे दोस्तों, एक आपके लिए जानकारी है कि 10 जून को, आने वाला जो 10 जून है, अभी आप आराम से परीक्षा देकर आओ अपनी, 8, 9 और 10 जून को। उसके बाद विवेक सर आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों, उन्हें आपसे कुछ बातें करनी है और कुछ जरूरी बातें आपको बतानी है इन सभी एग्जाम्स के बारे में। रात 8:50 पर दोस्तों ये वाला जो अपना इवेंट ये होगा अपने इसी एग्जाम्पल मेन चैनल पर, तो सबको जुड़ना है, अपने साथियों तक भेजना है। उसके अलावा आप लोग कई दिनों से कह रहे थे कि सर विवेक सर की जीके जीएस की क्लास, तो वो क्लास आपकी कल सुबह होगी। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक लगवा दिया है दोस्तों, आप बढ़िया से उस पर क्लिक करके और जाकर उस क्लास को अभी से लाइक करके वापस आ जाना, और उसका नोटिफिकेशन भी ऑफ कर ले, जो है वो ऑन कर लेना। चलो दोस्तों मिला दो। ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, तो बी का पहला किसमें है? बी का पहला इन दोनों में है, तो इनको तो हटा ही दो। ऐतिहासिक घटना तो ठीक है, दोनों में 3 है, तो बी का पहला उत्तर हो जाएगा आपका, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये। बाकी के मिला लो आराम से, क्या दिक्कत है? आप कहोगे महती कथा रोचक पुस्तक, ठीक। वह लड़का छोटा है, जरा बताओ इसमें वह किस प्रकार का विशेषण है? जब भी किसी संज्ञा से पहले, जब भी किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए तब उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। लड़का शब्द संज्ञा है, वह शब्द हो जाएगा आपका सर्वनाम। तो वैसे तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन अगर कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, जरा बताओ काला कैसा विशेषण है? तुरंत आपके मन में उत्तर आ जाएगा सर काला तो गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक का कौन सा भेद? आप कहोगे रंगबोधक। गुणवाचक का कौन सा भेद? तो आप कहोगे रंगबोधक। लेकिन जब आप विकल्पों पर जाओगे तो आपको ये मिलेगा नहीं। अब समस्या आ गई, क्या काला सार्वनामिक है? बिल्कुल भी नहीं है, काला कोई सर्वनाम थोड़ी ना होता है। क्रमबोधक भी नहीं होता है, क्रमबोधक होते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये क्रमबोधक होते हैं। अब समझो इन दोनों को, जानते हो ये दोनों क्या होते हैं? अभी समझ लो। विधेय विशेषण, जब जब विशेषण विशेष के बाद आए, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? जब विशेषण विशेष के बाद आए, जब विशेषण विशेष के बाद आए
तब होता है वहां पर आपका विधेय विशेषण। और अगर विशेषण विशेष से पहले आए तब होता है आपका उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण विशेष से पहले आए, जब विशेषण विशेष से पहले आए, विशेष से पहले आए, जैसे यहां पर देखोगे जब आप, तो घोड़ा, घोड़ा शब्द हो जाएगा विशेष से, घोड़ा शब्द हो जाएगा विशेष से, और दोस्तों काला शब्द होगा विशेषण। अब आप मुझे एक बात बताओ कि विशेषण पहले आया है कि बाद में आया है? तो आप कहोगे विशेषण बाद में आया है। बाद में आया है तो विधेय विशेषण। ये जो विशेष विशेषण है इसको उद्देश्य इसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसको सामान्य विशेषण भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, सामान्य विशेषण भी कहते हैं, और विशेष विशेषण भी इसे कहा जाता है। आगे देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। इनमें से विशेष शब्द की पहचान करो। विपन्न या विशिष्ट या मानस या वादी, क्या कहोगे? विपन्न या विशिष्ट या वादी या मानस। वह विपन्न आदमी है, विशिष्ट आदमी है, वादी है, मानस शब्द हो जाएगा आपका विशेष से। पांडु शब्द कैसा होता है? तो एक तो होता है पांडुलिपि। लिपि की विशेषता क्या है? तो आप कहोगे लिपि की विशेषता है कि वो पांडुलिपि है। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति कहलाती है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि यहाँ पर तो पांडु शब्द हो जाएगा विशेषण। और अगर हमने कहा पांडु, तो जो पांडु है दोस्तों ये पांडवों के पिता भी हैं। पांडवों के पिता का नाम भी क्या है? तो आपको ना उनका नाम भी पांडु है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये संज्ञा हो जाएगी, तो ये विशेष हो जाएंगे यहाँ पर। तो पांडु शब्द का प्रयोग विशेष में भी होता है और विशेषण में भी होता है, दोनों में होता है। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है दोस्तों, तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? सभी सकर्मक, सभी प्रणर्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ध्यान रखना। सभी प्रणर्थक क्रियाएं दोस्तों क्या होती हैं? तो आप कहोगे सभी प्रणर्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होती हैं? तो आप कहोगे सभी प्रणर्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। अब मुड़ना अकर्मक क्रिया है, अगर इसको प्रणर्थक क्रिया में बदल दिया तो ये बन जाएगी सकर्मक। तो मोड़ना प्रथम प्रणर्थक क्रिया है, मुड़वाना द्वितीय प्रणर्थक क्रिया है, ठीक। मोड़ना प्रथम प्रार्थक क्रिया है, मुड़वाना द्वितीय प्रार्थक क्रिया है। तो है तो ये दोनों ही आपके दोस्तों कैसी? सकर्मक। लेकिन वरीयता देनी होगी तो हम पहले प्रथम प्रार्थक को वरीयता देंगे, फिर हम जाएंगे द्वितीय प्रार्थक की तरफ। भाववाचक का जरा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मोहिनी पत्र लिखती है। अब अगर मैं कहूं मोहन, तो मोहन पत्र लिखता है, इसका मतलब कर्ता को बदलते ही क्रिया बदल गई, कर्तृवाच्य। शीला से खाया नहीं जाता। अब यहां पर मजा आएगा, एक बार देखता हूं आपके उत्तर, फिर मैं आपको आंसर करूंगा। रवि आम चूसता है, ठीक है ना। सीता आम चूसती है, इसका मतलब कर्ता को बदलते ही इसकी भी क्रिया बदल गई। अब देखता हूं कौन कहेगा विकल्प बी या सी, बी या डी में अब है ना, अब होगा झगड़ा। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। कई बार आपको मैंने बताया, कल भी बताया, इस सवाल पे थोड़ा सा रुक के समझना। भाववाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। कई बार बताया आपको मैंने दोस्तों कि जो भाववाच्य होता है इसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि जो भाववाच्य की क्रिया है ये सदैव एक वचन होती है। कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कर्म चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, कर्म चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। शीला से खाया नहीं जाता। अब यहीं पर मान लो कोई ऐसी चीज है कर्म में जो स्त्रीलिंग है, मान लो रोटी कह दूं, तो आप क्या कहोगे? शीला से रोटी खाई नहीं जाती। इसका मतलब यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदल गई, तो ये कर्मवाच्य में जाएगा। अब चला जाए, चाहे तो कोई लड़की कहे अब चला जाए, या कोई लड़का कहे अब चला जाए, एक आदमी कहे तब भी ऐसे ही कहेगा अब चला जाए, और अगर एक से अधिक लोग कहेंगे तब भी ऐसे ही कहेंगे कि अब चला जाए। आगे देखो प्रश्न कह रहा है कि जरा बताओ उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, जरा बताओ इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलोगे? हाथी ने केला खाया, ये वाक्य तो कर्तृवाच्य का वाक्य है, और अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका कर्मवाच्य क्या होगा, तो आप कहोगे हाथी द्वारा केला खाया गया। किसमें हेतु हेतु मत भूतकाल होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल दोस्तों वहां होता है जब भूतकाल की कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया पर डिपेंड हो। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये तो भविष्य काल की है। जब भविष्य काल की कोई क्रिया किसी अन्य पर डिपेंड होती है उसे कहा जाता है हेतु हेतु मत भविष्य। जैसे आप कहते हो ना वो, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।
अगर मिल गई तो जमाना छोड़ेंगे, नहीं मिल गई तो जमाना काहे छोड़ेंगे फिर हम। तो यह इसमें एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड है। ऐसे तुम कहो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। अगर तुम साथ देने का वादा करोगी तो नगमे लुटाऊंगा, नहीं तो चुपचाप अपने कांस्टेबल की तैयारी करूंगा भाई, है ना, मेरा पेपर लगा हुआ है। अगर वादा करोगे तो ठीक। उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। ठीक, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ठीक, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ये भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड। वह पढ़ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, संदिग्ध वर्तमान। क्या बनेगा इसका सामान्य? वह पढ़ता है। इसका सामान्य वर्तमान में बन जाएगा वाक्य की वह पढ़ता है। जब भी आपको आखिर में ता है, ती है, ते है मिले, सामान्य वर्तमान। वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्ण वर्तमान। इसी को आसन्न भूत भी कह सकते हो आप। संभाव्य वर्तमान तो वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो, या फिर आप कह सकते हो कि वह पढ़ रहा हो। ये हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं दोस्तों आपके संभाव्य वर्तमान। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? हम लोग क्या करते हैं, चारों का एक एक वाक्य बना लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। कौन है ये भाई साहब? एक बार विकास, तुमने, तुम्हारे लिए सॉन्ग भाई, सॉन्ग लोग सर भी कह दिया। अरे भैया पढ़ाई कर लो, मैं तुमको क्लास की शुरुआत से देख रहा हूँ, तुम विकास भाई के पीछे पड़े हुए हो। अरे ओ चचा पढ़ लो। सामान्य भूत क्या, देखो जरा, जैसे आप कहो कि वह, आप कहो कि उसने, या कुछ भी कह दो, राम ने खाया, सिंपल सी कह दो, राम ने खाया। कुछ खिला दो बेचारे को, राम ने क्या खाया? राम ने लड्डू खाया। चलो, राम ने लड्डू खाया। अब देखो इसमें कर्ता के साथ ने चिन्ह आया है, तो आपको बिल्कुल आया है। पूछा तो यही गया था कहां प्रयोग होता है, तो हम लगा दिया, पर बाकियों को करो। संदिग्ध भूत, राम आया होगा, राम आया होगा। क्या इसमें कहीं पर ने चिन्ह आया है? नहीं आया है। सामान्य वर्तमान, राम पढ़ता है। जरा बताओ इसमें कहीं पर ने चिन्ह आया? नहीं आया। सामान्य भविष्य, राम पढ़ेगा। क्या इसमें कहीं पर ने चिन्ह आया? नहीं आया। तो कर्ता के साथ ने चिन्ह किस में आएगा? आप कहोगे सर सामान्य भूत में आएगा। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो आप कहोगे पूर्ण वर्तमान का है, या फिर आप कह सकते हो आसन्न भूतकाल भी आप कह सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर लगाना होगा। सामान्य वर्तमान आप कहोगे वह आता है, वह आता है। तात्कालिक वर्तमान, जब क्रिया चल रही हो, पूरी न हुई हो, इसमें आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, मरे जा रहे याद में। तो ये क्या हो गया दोस्तों? क्रिया इसमें चल रही है, पूरी नहीं हुई है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका तात्कालिक वर्तमान काल। अब देखो तात्कालिक वर्तमान काल को आप अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हो। इसके अलावा तात्कालिक वर्तमान काल को आप प्रवृत्त वर्तमान काल भी कहते हो। गा रहा हूं इस महफिल में आपकी इनायत है। तो गा रहा हूं, अभी गा रहा है बेचारा, अभी पिटा नहीं है, अभी कुछ देर बाद पिटेगा, अभी तो गा रहा है। कह रहा है गा रहा हूं इस महफिल में आपकी इनायत है, आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी मोहब्बत है। अभी पब्लिक को पता नहीं चला है कि इसका भूतपूर्व आशिक है, तो अभी तो गा रहा है, अभी क्रिया चल रही है, अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी तक इस पे लठ नहीं बजा है। लठ कुछ देर बाद बजेगा, जब पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि ये इसका भूतपूर्व आशिक है, यहाँ पर रोमांस लड़ने आया। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो आप क्या कहोगे? कितना सुंदर, अत्यंत सुंदर। क्रिया विशेषण होगा इसमें आपका परिमाण बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आपसे कह रहा है कि जरा बताओ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है बच्चा। इसके लिए अभी क्लास के बाद एक शॉर्ट्स हम लोग पढ़वा देंगे, है ना, उसमें बता देंगे आपको क्या क्या लेके जाना है। सिंपल सी बात है, मैं तो हमेशा कहता हूं कुछ भी लेकर मत जाओ। एक काला पेन पकड़ लो अपने पास, और बाकी पानी की बोतल, और कुछ मत लेकर जाओ। घड़ी फड़ी अपने सब उतार के जाना, कान के कुछ हो अगर तो सब उतार के जाना, अंगूठी मंगूठी सब अपने घर रख कर जाना बच्चा, इनको पहन के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल और बैग वगैरह आपके उसी कॉलेज में बाहर जमा हो जाते हैं, तो उसको आप लेकर जाओ, वहां बाहर जमा करा देना, अंदर लेके मत चले जाना। ठीक, तुम इस बात को कैसे कह सकते हो? मैं निसंदेह कह सकता हूं। परिमाणवाचक हो जाता है अत्यंत। तुम कहां से आए हो? मैं अत्यंत दूर, मैं अन्यत्र से आया हूं।
मैं कहाँ जाऊं, तुम अन्यत्र जाओ। अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और, स्थानवाचक। तुम कब तक रुकोगे, मैं क्षण भर रुकूंगा। ये हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर कहूं कि जरा बताओ निसंदेह, तुम कैसे कह सकते हो इस बात को, मैं निसंदेह कह सकता हूं। तो जब कैसे का उत्तर मिलता है तो रीतिवाचक, कहाँ का उत्तर मिलता है स्थानवाचक, और कब का उत्तर मिलता है तो कालवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, है ना, इतना, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, इतना करेंगे, 2 कुंटल। सर्वत्र माने होता है सब जगह, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। तो अब ये देखो सब जगह किसमें आ जाएगा, सर्वत्र शांति छाई है, तो सर्वत्र शांति छाई है, इसका मतलब स्थानवाचक। ठीक, तुम कब पढ़ते हो, तुम कब मेरी बात मानोगे, तो आपको सर्वदा, ये चला जाएगा दोस्तों आपका कालवाचक में। काल से ना सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। गलत, तुम ये कैसे, है ना, ये काम कैसा, ये गलत कर रहा है, कैसा कर रहा है, गलत कर रहा है, ये चला जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। चलो भाई, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं दोस्तों, इनमें से समुच्चय बोधक शब्द किसमें आएगा, तो आप क्या कहोगे, देखो विकारी के भेद होते हैं 4, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। विकारी के भेद होते हैं 4, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। अविकारी के भेद होते हैं बच्चा 4, अविकारी के भेद भी होते हैं 4, कौन कौन से, तो आप कहोगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मय बोधक शब्द। ठीक, तो ये हो गए आपके अव्यय के 4 भेद। अगर कभी ऑप्शन में 4 ना हो और 5वां दिया हो दोस्तों, 5 दिया हो, तो फिर आप 5 चुन सकते हो। 5 तब चुनना जब 4 ना हो, 5वां निपात को मान लेते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद, 50वें का उत्तर जो है वो कौन क्या देगा, 50वें का उत्तर अधिकतर लोगों ने सी दिया है। बहुत बढ़िया, एक बार सब लोग लाल दिल बनाकर भेज दो कि किसने जो है वो सी उत्तर दिया, ताकि मैं पहचान लूं कि कितने बच्चों का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बताओ जरा एक बार फटाक से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से उत्तर करो कि लाल दिल बनाकर भेज, एक बार भेज दो, क्योंकि सबके कमेंट तो पढ़ नहीं पाऊंगा, पर एक बार संख्या देख लूंगा। एक बार भैया जरा इनको देख लो, ठीक है, कौन है, किरण कुमारी लाल, ये थोड़ा लिपस्टिक लेके आई है नई, होंठ ऐसे बनाकर भेज रही है इसमें कमेंट बॉक्स में, ऐसे होंठ बनाकर भेज रही है, एक बार इनको देख लो। नई लिपस्टिक लाई है, अच्छी लग रही, सुंदर लग रही है तुम्हारी, ठीक, बहुत बढ़िया। बेचारी लिपस्टिक लाई नहीं, 5 रुपए की दिखा रही है कमेंट बॉक्स में, कोई बात नहीं, देख ली, बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जिन जिन लोगों ने उत्तर चौथा दिया है ये गलत है, जानकर आपको अच्छा लगेगा। जिन जिन लोगों ने 50वें का सी दिया है दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा कि सर ये गलत है। आप कहोगे हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। मैं कहूँ क्यों नहीं हो सकता, हमने पढ़ा है। तुमने जो पढ़ा है, तुमने ये पढ़ा है दोस्तों की अर्थ के आधार पर, तुमने पढ़ा है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद दोस्तों कितने होते हैं, तो आप कहोगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4, कौन कौन से, तो आप कहोगे स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये हो जाते हैं दोस्तों आपके अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में बच्चा आपसे पूछा गया कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद, तो आप कहोगे सर रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद। एक होता है दोस्तों मूल क्रिया विशेषण, एक होता है मूल क्रिया विशेषण, एक होता है दोस्तों आपका यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है दोस्तों आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। तीसरा होता है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। अब देखो अगर मैं तुमको नहीं बताता तो कितने लोगों का उत्तर गलत हो जाता, वो भी फुल कॉन्फिडेंस से, ठीक, वो भी फुल कॉन्फिडेंस से। इनमें से जरा बताओ उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध आपसे पूछा है दोस्तों। पदबंध का मतलब जब एक से अधिक पद मिलकर एक ही पद के रूप में कार्य करते हैं तो उसे कहा जाता है दोस्तों पदबंध। तो क्रिया कहां पर है इस वाक्य में, मुझे रोहन दूर से दिखाई, यहां से क्रिया शुरू हो रही है तो दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध।
तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। जरा बताओ, तेज चलने वाली गाड़ियां, आपसे कहा गया है इसमें सही विशेषण पदबंध। अब देखो, अगर ये यहां तक कह दिया आपने तेज चलने वाली गाड़ियां में, मेरी बात समझना, अगर मैंने कहा तेज चलने वाली गाड़ियां, तो अंतिम पद देखो, अंतिम पद गाड़ियां संज्ञा होता है दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा संज्ञा पद, ये तो हो जाएगा आपका संज्ञा पद। पर उसने आपसे संज्ञा पद नहीं पूछा, उसने पूछा कि सही विशेषण पदबंध कौन सा होगा। तो गाड़ियां को हटा दो, सिर्फ इतना ले लो, गाड़ियों को हटा दो, सिर्फ इतना ले लो कि तेज चलने वाली, ये हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध है। अगर आपने गाड़ियों को मिला लिया तब वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो तेज चलने वाली कौन सा है जो मिश्र वाक्य का उदाहरण है? कई बार आपको बताया आधा वाक्य ढक लीजिए, आधार कार्ड तो लेकर जाइए भाई। हाँ, मतलब कोई ना कोई आईडी कार्ड तो आप लेकर जाओगे ही दोस्त, तो कॉमन सी बात है। आधार कार्ड भी लेकर जाना। अब सुन लो मेरी बात की क्या क्या लेकर जाना है, सुन लो। अपने साथ आपका एडमिट कार्ड लेकर जाओगे, पहली बात। अगर एडमिट कार्ड में फोटो आगे पीछे है और नहीं भी है, तो अपने पास साथ कम से कम 2-3 फोटो लेकर जाना। एडमिट कार्ड पहली चीज, कम से कम 2-3 फोटो दूसरी चीज, तीसरी चीज पानी की बोतल, क्योंकि गर्मी है और बार बार उठ के बाहर पानी पीने जाओगे टाइम खराब होगा। पानी की बोतल, पारदर्शी पानी की बोतल, मिल्टन मिल्टन वाली नहीं, एकदम सादा बोतल जिसमें आर पार दिखाई देता है पानी, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। पानी की बोतल होगी तीसरी चीज आपकी। चौथी चीज, आपके पास आपका एक कोई ना कोई वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो आधार कार्ड तो जरूर होना चाहिए। तो आधार कार्ड दोस्तों अपने साथ आप लेकर जाना। क्लियर? महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। अब चूंकि वाक्य और से जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे संयुक्त वाक्य है। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, पूरी बात एक ही तरीके से कहिए, सरल वाक्य है। आकाश भागता रहता है, ये भी सरल वाक्य है दोस्तों। यह वही भारत देश है जिसे, यह वही भारत देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बेहिसाब पेपर लीक होते हैं। अब तो यहाँ पर बेहिसाब पेपर लीक होते हैं, कोई भी परीक्षा ढंग से नहीं हो पाती है। हर परीक्षा में बच्चों को संशय बना रहता है। अभी यूपी टीजीटी की परीक्षा हुई, हिंदी के 125 सवाल पूछे गए। उसमें बच्चों दावे से कहता हूँ तुम लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, अगर मैं उस यूपी टीजीटी के पेपर को तुम्हें दे दूं, 125 में से 100 से ज्यादा नंबर तो तुम्हारे आ जाएंगे। और पेपर किसका था? स्पेशल टीजीटी वालों का, जिसको हिंदी का ही जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। इतना आसान पेपर, जाहिर सी बात है कट ऑफ जो हाई जाएगी। लिम्का की बोतल चलेगी। अब ऐसा नहीं कि जिससे तुम सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो खेत में वही बोतल लेके चले जाओ, तुम वो नहीं लेके जानी है। लिम्का इमका की काहे लेके जाओ? 10 रुपए की पानी की बोतल ले लेना, 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद लेना। घर पे कोई रखी हो तो और अच्छी बात है, वो लेके जाओ, सादा वाली बिस्लेरी वाली। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वीतरागी कहलाता है दोस्तों। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। ध्यान रखना, पुरस्कार भी देते हैं, ऑप्शन दोनों हो अगर तो पारितोषिक को चुनना, ये ना हो तो पुरस्कार चुनना, वरीयता पारितोषिक को देना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है? कलंक कहलाता है। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक है। व्याकरण जानने वाला वीर पशु नहीं, जो व्याकरण जानता है उसे कहा जाता है वैयाकरण। वीर पशु का अर्थ होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली कहलाती है वीर पशु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली कहलाती है दोस्तों वीर पशु। ठीक? क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति बिल्कुल भी नहीं, जो क्षण में नष्ट हो जाए उसे हम कहते हैं क्षणभंगुर, या फिर हम कहते हैं नश्वर। जिसमें सबकी सम्मति है, सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ कहते हैं सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ कहते हैं दोस्तों सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञ। पूछा गया था कि जरा बताओ सही कौन सा, तो जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवेतनिक कहा जाता है। सही है। इनमें से लोकोक्तियां चुनो। मैंने आपको परसों वाली या कल वाली क्लास में बताया था कि लोकोक्तियां और मुहावरे चुनने का सिर्फ एक सबसे बढ़िया तरीका है, आखिर में ना ढूंढ लेना। ना ना केवल 2 में है दोस्तों ना, तो ये दोनों हो जाएंगे मुहावरे। इसके अलावा कोई तरीका है नहीं आपके पास कि आप ये पहचान पाओ कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी ये हो जाएंगी लोकोक्तियां और बाकी हो जाएंगे मुहावरे। क्या पूछा गया था? लोकोक्तियां के मुहावरे, तो पूछे गई थी लोकोक्तियां। तो ए सी और डी कहाँ लिखे हैं? ए सी डी यहाँ लिखे हैं, उत्तर हो जाएगा आपका सी। ना देख लेना, आखिर में ना होगा तो मुहावरा होगा। अंग फूले न समाना तो मुहावरा है। अंग अंग फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। अकल का दुश्मन
मूर्ख व्यक्ति। आंसू पोंछना, सांत्वना देना। उंगली पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना। जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तब तुम फलाने के इशारे पे नाचोगे, फलाने कहेंगे हम गुस्सा हो गए, तुम कहोगे किस बात पे गुस्सा हो गए, मैं गुस्सा हूँ, तो बात तो बताओ, बस ऐसी गुस्सा हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे चॉकलेट खानी है। अब तुम कहोगे हे माता रात में कहाँ मिलेगी चॉकलेट, मुझे नहीं मतलब, कहीं से भी लाओ, नहीं तो मैं बात नहीं कर रही। भाई साहब तुम ढूंढोगे चॉकलेट, चार दोस्तों को फोन करोगे ही कि यार कहीं से मिल जाए तो बताओ, तुम्हारे पास पड़ी हो तो दे दो, मैं तुम्हें कल दूसरी दिलवा दूंगा, 10 रुपए फालतू ले लो, दे दो यार, बेचारी मुंह बना के बैठे, गुस्सा है हमसे। भाई तुम नाचोगे उंगली पे, ये तय है। तुम खूब जो है वो तुम बन लो तीरंदाज, अरे मैं नहीं सुनूंगा गुरुजी किसी की, मैं नहीं सुनूंगा। अभी तो तुम खूब चौड़े होके बोल दोगे मैं नहीं सुनूंगा गुरुजी, मैं तो नहीं लाने का, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो घर में कलेश भी होगा, ये ध्यान रखना। शांति चाहते हो घर में तो फिर ये सब करना पड़ेगा दोस्त। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। समाज के संदर्भ में कौन सा कथन जो गलत है, नंबर गलत होगी यहाँ पर। समाज के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, सही बात है। अविभाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है, सही बात है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, पूछा था कौन सा गलत है, ना जीना। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ नहीं होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों, गौड़ नहीं होता है। समाज के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, समाज के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन है जो सही है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान सही है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष होता है, ना जीना, ये तो कर्मधारय में होता है, तत्पुरुष में थोड़ा ना होता है। प्रथम पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण ये होता है आपका कर्मधारय समास में, ठीक। यहां पर भी जिस तत्पुरुष का पूर्व पद, जिस तत्पुरुष का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु तत्पुरुष समास कहलाता है, वह द्विगु तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष के भेद होते हैं द्विगु और कर्मधारय। उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों ए। अष्टकोना में कौन सा समास है, 8 कोनों का समूह द्विगु समास। अष्टकोण का तद्भव होता है अष्टकोना। पवनासन में कौन सा समास, बताओ पवनासन कहते किसे हैं। 2 रुपए का नाम दूंगा नगद, जो भी ये बताएगा कि पवनासन कहते जो है वो किसे कहते हैं, नगद नाम दूंगा 2 रुपए का नगद। सर आप मैम की तरफ देख कर बोल रहे हो, नहीं मजाल है, की तरफ देख के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। मजाल है क्या, पागल हो गए तुम, कैसी बातें कर रहे हो। मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अजी नहीं बैठी होती तब भी कह देता मैं। पवनासन में कौन सा समास है, तो पवन है जिसका असन अगर कहा जाए इसमें संधि तो आप कहोगे इसमें दीर्घ संधि है। असन माने होता है भोजन, तो पवन किसका भोजन है, पवन किसका भोजन है, सांप का। सांप की विशेषता होती है कि वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। सांप की विशेषता होती है कि वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है दोस्तों, हवा खा के रह सकता है। तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। पवन है असन जिसका अर्थात सांप। सही वर्तनी अभिव्यंजनावाद, कहाँ लिखा है ये देखिए अभिव्यंजनावाद। अच्छा कहा जाए अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे, क्रोचे थे, क्रोचे। जब आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्रोचे। इनमें से एक के शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए। उज्जवल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। श्रृंगार, ये आपका टाइपिंग एरर है। चलिए अब बताइए कौन सा ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। अब मेरी एक बात समझो, कई बार आप लोग आध्यात्म शब्द को ऐसे लिखते हो, ध्यान रखना ये मत लिखना, ये गलत होता है। कई बार आप लोग लिखते हो आध्यात्मिक, ये भी गलत होता है। कई बार आप लोग लिखते हो दोस्तों आध्यात्मिक या आध्यात्मिक, सही कौन सा होता है, तो आध्यात्मिक, ठीक, आध्यात्मिक सही होता है। या फिर आप लिखो अध्यात्म, ये सही होते हैं दोनों। तो सही उत्तर क्या होगा, ज्योत्सना, ये गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना में ता भी आधा बनता है और सा भी आधा बनता है, चांदनी का पर्यायवाची होता है, चांदनी को कहा जाता है ज्योत्सना। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो महात्म्य, विकल्प बी। भाववाचक संज्ञा है महात्म्य में, महात्मा शब्द में या प्रत्यय लगेगा, महात्म बनेगा। कह रहा है कि किस विकल्प में वर्तने की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं, ऐच्छिक सही, हरितमा सही, सार्वजनिक सही। उत्तर तो पहले ही मिल गया, पर कोई बात नहीं, बाद में भी देख लेते हैं। संन्यास लिखा है गलत। संन्यास शब्द आप लिखोगे इस तरीके से, अगर ये नहीं है तो फिर आप संन्यास को ऐसे चुन सकते हो, ठीक।
बाकी सही। पूजनीय सही है। ऐतिहासिक लिखा है गलत, सही होता है ऐतिहासिक। यहां पर प्रमाणिक लिखा है गलत, सही होता है प्रामाणिक। धैर्यता भी गलत लिखा है दोस्तों, या तो आप कहें धैर्य या दोस्तों आप कहिए धीरता। ठीक। यद्यपि वह बीमार था परंतु मेला गया नहीं। यद्यपि के साथ हमेशा आता है तथापि, ध्यान रखना। यद्यपि के साथ हमेशा तथापि आएगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि मेला गया। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो दुष्ट की वर्तन लिखी थी गलत, बाकी सब सही था, बाकी सब ठीक, बस भी गलत है। दुष्ट आदमी। इनमें से बताइए उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। अगर कहता उन्मीलन तो उन्मीलन का विलोम होता निमीलन। उन्मीलन का विलोम होता दोस्तों निमीलन। अगर कहता बताओ प्रमीलन का विलोम तो प्रमीलन का विलोम भी होता दोस्तों निमीलन। ठीक। गगनचुंबी का विलोम क्या होगा? तो तल स्पर्शी होगा गगनचुंबी का विलोम। गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष समास होता है। आघात का विलोम क्या होगा? आघात का विलोम प्रतिघात होगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा होगा? मुक्त का विमुक्त नहीं होता है दोस्तों, मुक्त का विलोम होता है युक्त। रित का अनरत सही है। विभावना का सद्भावना नहीं, सद्भावना का विलोम होता है दुर्भावना। अच्छी भावना को कहते हैं सद्भावना और बुरी भावना को कहते हैं दुर्भावना। तांडव का विलोम होता है दोस्तों लाश से, जैसे शिव करते हैं तांडव नृत्य और मां पार्वती करती हैं लास्य नृत्य। इनमें से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा, क्या कहोगे? अनंत का असीम, पहला ही गलत हो गया। अनंत का विलोम होता है शांत, ऐसा वाला शांत, और असीम का विलोम होता है ससीम। बाकी सब सही है। धर्म का अधर्म, जड़ का चेतन, सब सही है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भारतीय वाणी होते हैं। गिरा वीणा पक्षी को खर कहते हैं, गधा को उत्तर क्या होगा? केसरी। कह रहा हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा होगा? हिरण्य कहते हैं सोने को, अभी पीछे बताया था। कुरंग का अर्थ होता है हिरण। हिरण, हिरण अलग है, हिरण्य अलग है। केसरी शेर को कहते हैं। सारंग अनेकार्थी शब्द, उसके बहुत अर्थ होते हैं। कौन सा समूह ऐसा है दोस्तों जिसमें गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं? वीची तो लहर को कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। नीर कहते हैं जल को, और दोस्तों शक्र कहते हैं इंद्र को। ठीक है। सुरसरी सही है, मंदाकिनी सही है, त्रिपथगा सही है। विकल्प बी में सभी आपके गंगा के पर्यायवाची। यहाँ विष्णुपदी तो कहते हैं गंगा को, जबकि पयसुनी और पयसुनी कहते हैं नदी को, कालिंदी कहते हैं यमुना को। ठीक। यहाँ पर सुरधुनी ये कहा जाता है गंगा को, सूरजा कहते हैं यमुना को, और जो अर्कजा ये भी यमुना को कहते हैं। अगहन का तत्सम क्या होता है? तो अग्रहायन होता है। अगहन महीना है ना, अग्रहायन। इनमें से जरा बताओ कि तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव कौन सा है? तो आप कहोगे 14। 14 का तत्सम होता है चतुर्दश। 14 का तत्सम होता है चतुर्दश। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो तद्भव हो। कौन सा ऐसा विकल्प जिसमें कोई भी शब्द आपका तद्भव नहीं है? बटन, ये विदेशी शब्द हटाई दो इसको। प्रसाद भी है आपका तद्भव। चौका ये है ना, ये हो जाएगा तद्भव। यहाँ घड़ा हो जाएगा तद्भव। मत, आह्लाद, प्रसाद और धीरज, इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं था जो तद्भव था। अंतर्निहित का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतः और निहित, अंतर्निहित। कौन सी हो जाएगी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक। चलिए, इनमें से वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वयः और वृद्ध, वयोवृद्ध। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। किस समूह के सभी शब्द मधु के अनेकार्थक शब्द हैं? मधु को जन्म कहते हैं, नहीं कहते हैं। मधु को स्वाद कहते हैं, नहीं कहते हैं। शंख कहते हैं, नहीं कहते हैं दोस्तों। शहद, पराग और वसंत ऋतु ये मधु के पर्यायवाची या अनेकार्थी होते हैं। हीरक, सी, समीर, माला, जप, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो, जब भी सा, सी, से समान सदृश हो तो वहां होता है दोस्तों आपका उपमा अलंकार। यहां होता है दोस्तों आपका उपमा अलंकार। जैसे कि क्या होता है जब समानता बताते हैं, सर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन पेपर में टिक लगा सकते हैं, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटे छोटे लगाना, ज्यादा बड़े नहीं। जब समानता बताते हैं, जैसे आप कहो गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू भंवरा से
मिल, तो इसमें कौन सा अलंकार है? गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, उपमा अलंकार है। गुलाब हो जाएगा दोस्तों उपमान, जैसन हो जाएगा वाचक शब्द, खिलल हो जाएगा साधारण धर्म, और बाड़ू हो जाएगी उपमेय। तो गुलाब जैसन खिलल बाड़ू उपमा अलंकार है। हीरक सी समीर माला जब, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चांद सा रोशन चेहरा उपमा अलंकार है। ठीक। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। जब किसी पंक्ति को शुरुआत में पढ़ने पर आपको लगे कि निंदा की जा रही है परंतु असल में प्रशंसा की जा रही हो, वहां होता है व्याज स्तुति अलंकार। वहां होता है व्याज स्तुति अलंकार। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, तुम्हें लगेगा गंगा टेढ़ी चल रही है, इसका मतलब निंदा हो रही है गंगा की, तुम टेढ़ी क्यों चलती हो। लेकिन बाद में देखोगे दुष्टों को शिव कर देती हो, क्योंकि दुष्टों को सभ्य बना देती हैं। तो जब पहले आपको ऐसा लगे कि निंदा हो रही है लेकिन असल में प्रशंसा हो रही हो, तो व्याज स्तुति अलंकार। अगर लगे पहले प्रशंसा हो रही है असल में निंदा हो रही हो, तो वहां होता है व्याज स्तुति अलंकार। अवलो नसानी अब न सही हो, जरा बताओ इसमें रस कौन सा है? अवलो नसानी अब न सही हो, राम कृपा भो, इसमें आपका शांत रस हो जाता है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों आपका उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, या फिर आप कह सकते हो शम, या दोस्तों आप कह सकते हो वैराग्य। और जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव होता है आपका विस्मय। ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। रस का नाम बताओ। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, जसोदा की बात आ जाए, कृष्ण की बात आ जाए, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। वात्सल रस किसने दिया था? वात्सल रस तो आप कहोगे ये हिंदी का ये आपका 10वां रस है। और ये किसने दिया? तो विश्वनाथ ने दिया। ये किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। अगर कहा जाए भक्ति रस तो ये आपका दोस्तों 11वां रस है। 11वां रस है। ये किसने दिया? ये रूप गोस्वामी ने दिया। अगर कहा जाए भक्ति रस को और क्या कहते हैं दोस्तों, तो भक्ति रस को कहा जाता है मधुर रस। मधुर रस भी कहते हैं भक्ति रस को, ध्यान रखना। ठीक। कह रहा है कि अर्ध सम्मात्रक छंद चौपाई में 16 होती हैं, तो ये आपका सम्मात्रक छंद हो गया। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों, सब में समान होती हैं, तो सम्मात्रक। कुंडलिया होता है विषम मात्रक। कुंडलिया की एक खासियत होती है दोस्तों कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी पे समाप्त होगा। जिस शब्द से शुरू उसी से समाप्त, जिस शब्द से शुरू होगा उसी से समाप्त होगा। थोड़ा समझ लें बच्चन, तो जिस शब्द से शुरू उसी से समाप्त। तो राइटिंग चूंकि तेज लिखता हूँ ना, समय कम समय में आपको अधिक सवाल कराता हूँ, उसी से समाप्त। उसके अलावा दोस्तों इसकी एक विशेषता होती है कि ये किससे मिलकर बना है, तो ये आपका दोहा और ये आपका दोस्तों दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दोहा और रोला से बनता है। पहले 2 चरण होते हैं दोहा के, अंतिम 4 होते हैं रोला के। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये हो गया आपका सममात्रिक छंद। लेकिन जो आपका दोहा छंद है इसके पहले तीसरे में मात्राएं होती हैं आपकी 11, मतलब आपकी जो है वो 13-13, दूसरे चौथे मात्राएं होती हैं 11-11, तो ये हो जाएगा आपका अर्ध सममात्रिक छंद। कुंडलिया हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। आगे देखो क्या कह रहा है आपसे। व्यास पुरस्कार से सम्मानित ना भूतो ना भविष्यति के लेखक कौन है? व्यास पुरस्कार से सम्मानित ना भूतो ना भविष्यति के लेखक कौन है? जरा बताओ, ना भूतो ना भविष्यति के लेखक कौन है? इनको मिला था दोस्तों व्यास सम्मान। ध्यान रखना, अगर कहा जाए पहला व्यास सम्मान किसको मिला, तो आपका उत्तर होगा रामविलास शर्मा को मिला। अगर आपसे कहा जाए पहला व्यास सम्मान किसको मिला, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कि सर जो पहला व्यास सम्मान है ये मिला था हमारा रामविलास शर्मा को। किसको मिला था दोस्तों? तो जो पहला व्यास सम्मान है दोस्तों ये मिला था रामविलास शर्मा को। और अगर कहा जाए कि इसके लिए किसको, तो नरेंद्र कोहली को। ध्यान रखना, पहला किसको मिला था, तो रामविलास शर्मा को। ध्यान रखना, विलास और व्यास, विलास और व्यास, रामविलास को मिला था पहला व्यास सम्मान। अलका सारावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी मिला? कली कथा बाया बाईपास के लिए। एक लड़की किसकी है? ये कृष्णा सोबती की रचना है। एक लड़की किसकी रचना है? तो ये आपकी कृष्णा सोबती की रचना है। यारों के यार, ये भी आपकी दोस्तों जो है वो आपकी कृष्णा सोबती की रचना है। ठीक, चलो 73 में साहित्य अकादमी जो आलोक पर्व वो किसकी है? तो आप कहोगे जो आलोक पर्व है ये हो जाएगी दोस्तों आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर किसकी है? तो ये अज्ञेय की है दोस्तों। सुई और तारों के बीच, इसके लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह है। इनकी है पहाड़ पर लालटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ पर लालटेन। ठीक। और चित्रा मुदगल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला? तो आपको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक, चलो बच्चा
पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आपको चंद्रवरदाई है। दलपति विजय की कौन है दोस्तों? तो कुमार रासो। दलपति विजय की कौन सी है? कुमार रासो है। नरपति नाल किसकी है? तो आपको इनकी है, आपकी बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और जगन की कौन सी है? तो आप कहोगे परमाल रासो, परमाल रासो। आलाखंड इसी का भाग है, आलाखंड इसी का भाग है, ठीक है ना। चलो बच्चा, बाकी मुलाकात होगी अब आपसे। जिन बच्चों की परीक्षा है उनको बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी परीक्षा सफल करे। कोई भी गलतियां बच्चा जो है वो मत करना, आराम से आना एग्जाम देने, आशीर्वाद दुआएं सब कुछ आपके साथ है। बाकी 10 जून को आपके साथ जुड़ेंगे हम लोग रात 8:50 पर। बहुत कुछ दोस्तों आपसे बातें करनी है आपके इन सभी कोर्सेज के बारे में, है ना। आपके साथ वेक्सर भी रहेंगे, हम सब लोग भी रहेंगे, कई सारी बातें होंगी दोस्तों आपके साथ। अब इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपके एक लिंक है दोस्तों, एक बार चेक करो सभी लोग। कमेंट बॉक्स में आपके लिंक है, इसमें आपको है ना आपकी विवेक सर की क्लास लगी हुई है कल सुबह जीके जीएस की, तो उसमें सबको रहना है। आपकी बहुत दिन से इच्छा थी कि सर जो हमारी क्लास है वो कब होगी ना जीके जीएस की, तो ये देखो आपकी जो क्लास है बच्चा वो लगी हुई है अपने इसी एग्जामपुर चैनल पर, ठीक, कल सुबह 8 बजे। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कमेंट कर देना और बताना दोस्तों की क्लास कैसी रही। इस सेशन को भी लाइक कर देना, और अभी से जाकर जितने भी साथी हैं अभी से जाकर इसको ऐसे लाइक कर दो और ऐसे इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कल सुबह से आपको समय से जानकारी मिल जाएगी क्लास की, ठीक। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट जरूर करना इस वाली क्लास में क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।